नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 7 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीनी सेना भले ही हट गई है पीछे, लेकिन सतर्क है इंडियन आर्मी ने बड़ी आशंका जाहिर की है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बीआरओ का चीन के दो टूक जवाब, हमारा काम सीमा पर सड़कें तैयार करना है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन बीआरओ को रोकने की कोशिश की है, लेकिन अब इसके बारे में भी आपको बताएंगे। राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री ओली जबरदस्त कभी गिर सकती है सरकार। इस बीच सैनिकों को भी नेपाल के उस तीनों भारतीय टेरिटरी पे जिन पे दावा किया था, वहाँ से सेनाओं को भी हटाया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच कोरोना के बीच पाकिस्तान में सेफ्टी गियर्स की तंगी, 48 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। जी हाँ, इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। छात्रों को लेकर लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा होंगे सितंबर के फाइनल लास्ट में, सितंबर में होने वाले हैं विश्वविद्यालय की परीक्षा। यूजीसी ने क्या नई गाइडलाइन जारी की, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सब कुछ खबर जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरीके से कोरोना से निपटने में तैयार है, तत्पर है और निपटेगी भी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 7,20,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 7,20,346 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 22,500 के करीब मामले सामने आए हैं। इस बीच अगर हम बात करें मृतकों की संख्या, तो टोटल 20,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या 7,20,000। इस बीच अच्छी खबर यह है कि जो स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा है वो 4,20,000 के करीब हो चुका है, जबकि पिछले 24 घंटे में 15,000 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र की बात करें तो 5368 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 2,11,000 कन्फर्म केसेस हो गए हैं। तमिलनाडु में 3827 मामले सामने, तो टोटल 1,14,000 करीब आंकड़े हो गए। दिल्ली में 1,300 मामले सामने आए हैं कल, तो टोटल 1,00,000 के आंकड़े पार कर गए। गुजरात में 735 मामले सामने आए, तो टोटल 36,800 के करीब आंकड़े हो गए। यूपी में भी 929 मामले सामने आए, तो टोटल 28,000 के आंकड़े पार कर गए। तेलंगाना में 1,831 मामले सामने, तो 25,000 के आंकड़े पार कर गए। कर्नाटका में कल 1,843 मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल में 861 आए, टोटल 22,900 के करीब आंकड़े हो गए। राजस्थान में 524 आए, टोटल 20,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी 1,322 मामले सामने, तो टोटल 20,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 500 के करीब मामले सामने आए। इस बीच आपको बता दें कि असम में 786 मामले कल सामने आए, तो टोटल 12,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि बिहार में भी 280 मामले सामने आए। तो राज्य दर राज्य आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 98 मामले कल आए, तो टोटल 3,100, जबकि झारखंड में भी 47 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 2,800 के आंकड़े पार कर गए। फिलहाल हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीनी सेना भले ही पीछे हट गई है, लेकिन सतर्क है भारतीय सेना। आशंका है कि वो फिर से लौट सकते हैं। भारतीय और चीनी सेनाओं ने 2 महीने से अधिक लंबे गतिरोध के बाद लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन तानातानी के बिंदुओं पर अपने सैनिकों के कुछ दूरी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारतीय सेना की सूत्रों ने बताया है कि पीएलए को, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की सेना है, को 15 जून की झड़प के बाद गलवान घाटी में पेट्रोलिंग के बाद अब वो पीछे हट चुकी है। जो 14 नए पॉइंट बनाए गए थे, उनमें से अब फिलहाल वो अस्थायी रूप से हटती हुई नज़र आ रही। लेकिन इसमें एक आर्मी ने कहा है कि अभी जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। एक अधिकारी ने कहा है कि ये एक बेबी स्टेप है, यानी छोटा कदम है। चीन 1.5 किलोमीटर पीछे गया है और भारतीय सैनिक भी थोड़ा पीछे हट गए हैं, लेकिन ये गतिविधियाँ उल्टी हो सकती हैं। ये एक बड़ी चाल भी चीन की हो सकती है। चीन का कहना है कि भारतीय सेना भी पीछे हटे, और भारतीय सेना अगर पीछे हटती है तो चीन और आगे तक कब्जा कर सकती है। इस तरीके के माइंडसेट बना सकते हैं, लेकिन यही कारण है कि भारतीय सेना भी 1 इंच पीछे नहीं हटी है। भारतीय सेना अभी भी वहीं भी डटी है, लेकिन भारतीय सेना भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरी बारीकी से समझ रही है, क्योंकि ड्रैगन और चीन पर कभी भी किसी भी तरीके से भरोसा करने लायक अब तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि भारतीय सेना अच्छी तरीके से समझ चुकी है। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बीआरओ ने चीन को दी खुली चेतावनी। कहा, हमारा काम सड़क बनाना है और हम सड़क को बनाएंगे, इसको कोई दुनिया की ताकतें नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि सीमा विवाद के बीच भारत सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर
रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने साफ कर दिया है कि उन्होंने चीन की आपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है। चीन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर अक्सर उठाई जाने वाली आपत्तियों पर समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में BRO के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B किशन ने कहा है कि सीमा सड़क संगठन की आपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है। हम वही काम करते हैं जो हमें सौंपा जाता है। B किशन ने कहा है कि हमारे संगठन ने ही उन्हें 3 पुलों का निर्माण करा है जिनके जरिए सेना के टैंक चीन के विवाद के दौरान LAC पहुंच गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी काम तेज़ी से चल रहा है और आगे भी चीन से सटे बॉर्डर पे काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम करना है। ऐसे में दुनिया की कोई ताकतें हमें नहीं रोक सकती है सड़कों के निर्माण को, पुलों के निर्माण से। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। राजनीतिक संकट के बीच PM ओली फंसे, नेपाली सेना ने उत्तराखंड सीमा से भी हटाई चौकियां। आपको बता दें कि नेपाल में इस समय राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अपनी सरकार बचाने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच नेपाल सशस्त्र प्रहरी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में सीमा के पास से स्थापित 6 मई को चौकियों को हटा लिया है। आपको बता दें कि भारत विरोधी फैसले को लेकर निशाने पर आए KP ओली इस समय नेपाल में अपनी ही सत्ता बचाने के लिए जूझ रहे हैं। पार्टी से संघर्ष चल रहा है। यही कारण है कि अब उनकी सरकार भी लगभग जाने ही वाली है। आपको बता दें कि चीन के राजदूत यानी चीन भी पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है ओली की सरकार बचाने को लेकर, लेकिन सरकार बचती हुई नहीं दिखाई दे रही। यही कारण है कि अब पूरी तरीके से सत्ता से बेदखल होते ओली एक बार फिर से भारत से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में लग गए। यही कारण है कि उस बॉर्डर से अपने सैनिकों को हटा लिया। अच्छी खबर है, लेकिन हम चलते हैं अगली खबर। कोरोना के बीच पाकिस्तान में सेफ्टी गियर्स की तंगी, 48 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान को रविवार को तब तगड़ा झटका लग गया जब उसके कई डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगभग 50 से ज़्यादा डॉक्टरों ने एक साथ सरकार के इस्तीफे भेज दिया। इन डॉक्टरों का आरोप है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में तो लगे हैं, लेकिन उन्हें सरकार किसी भी तरीके से सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करा रही है। ये इस्तीफे पंजाब प्रांत के डॉक्टरों ने दिए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस से 4700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। आपको बता दें कि UGC ने भी जारी की गाइडलाइन। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की हरी झंडी दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को एक पत्र लिखते हुए विश्वविद्यालयों और संस्थानों में परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि UGC दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतिम परीक्षाएं आवश्यक तौर पर और स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से अधिकृत रिपोर्ट में कराने के लिए स्वतंत्र है। जिसके बाद अब UGC ने नई रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सितंबर 2020 अंत तक फाइनल ईयर परीक्षाएं कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि UGC ने गृह मंत्रालय के फैसले आने के बाद आनंद फानंद बैठक बुलाई, जिसके बाद बैठक के बाद तत्काल UGC ने ऐलान कर दिया। UGC ने कहा है, HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की तत्काल जानकारी दी। उन्होंने कहा कि MHO की गाइडलाइंस के बाद UGC इस फैसले पर पहुंचा है कि सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षाएं जो विश्वविद्यालयों की बची हैं उनमें फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर 2020 अंत तक कराई जाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, छात्रों के लिए। हम चलते हैं अगली खबर। साइबर घटनाओं में 200% का इजाफा, लेकिन चीन को जिम्मेदार ठहराने के कोई सबूत नहीं है। PMO अधिकारी का बड़ा बयान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी गुलशन राय ने सोमवार को कहा है कि भारत में पिछले 2 महीने के दौरान साइबर घटनाओं में 200% का इजाफा लगभग हुआ है। इनमें ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो चीन को जिम्मेदार ठहराया जा सके। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण घर में काम करने के लिए सेवा क्षेत्र में हुए बदलाव के कारण भर में ये घटनाएँ बढ़ी, क्योंकि लोग गैर भरोसेमंद अनुप्रयोगों को डाउनलोड करते हैं जिनमें सुरक्षा उपायों का अभाव हो सकता है। भारत और चीन के बीच संबंध बीते दिनों तनावपूर्ण है और गलवान घाटी में हिंसक झड़प से 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद भारत में सुरक्षा कारणों में चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए गए। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन से खफा डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर फिर से कहा, दुनिया का जबरदस्त नुकसान किया है चाइना वायरस ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चीन पर अपना गुस्सा निकाला है।
ट्रंप ने कहा है कि चीन ने अमेरिका और दुनिया का बहुत नुकसान किया है। इससे पहले अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कहा था कि जब कुछ देशों से अमेरिकी खजानों में खरबों डॉलर आ रहा था, उसी समय देश चीन से आए वायरस से प्रभावित हो गया है। ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट किया कि चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस तरीके से ट्रंप लगातार चीन पर हमला बोल रहे हैं। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, सही सीईओ का एसएसपी को लिखा पत्र वायरल। कहा था विकास दुबे बड़ी वारदात को दे सकता है अंजाम, लेकिन नहीं हुई कोई पुलिसिया कार्रवाई। कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए सीईओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र ने कुख्यात विकास दुबे द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई थी, जो सच साबित हुई। उन्होंने एसओ चौबेपुर की भूमिका पर और निष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीईओ देवेंद्र मिश्र के तत्कालीन एसएसपी आनंद देव तिवारी को लिखे इस पत्र ने पुलिस महकमे में हलचल बढ़ा दी। सही सीईओ के परिजनों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी परिजनों की ओर से ये पत्र सौंपा गया। इस पत्र में लेकर अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र मिश्र ने 14 मार्च को चौबेपुर थाने के निरीक्षण किया था। उन्हें पता चला कि 13 मार्च को विकास के खिलाफ वसूली के लिए धमकी, बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की हुई थी। जांच दरोगा अजहर इसरत को सौंपी गई थी। अगले ही दिन अजहर ने जान से मारने की धमकी देने की धारा 386 हटा दी थी। सीईओ ने इसका कारण पूछा तो अजहर ने बताया कि थानेदार के कहने पर धारा हटाई गई थी। इस पर तत्काल सीईओ ने थानेदार विनय तिवारी के खिलाफ एसएसपी को रिपोर्ट भेजी थी। इसके खिलाफ एक दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति रखना व अब तक कार्रवाई न करना सत्य निष्ठा के संदिग्ध करता था और इसी को लेकर लगातार टकराहट बढ़ रही थी, खास करके सीईओ और एसओ में, जो कि अब सीईओ देवेंद्र मिश्र को अपनी जान गंवा कर ही आखिरकार ये टकराहट बंद हुई है। इसमें बहुत बड़ी पुलिसिया चूक भी हुई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। पुलिस के सामने भंसाली ने कबूला, यशराज फिल्म के चलते सुशांत नहीं कर पाए थे रामलीला और बाजीराव मस्तानी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली से पूछताछ कर ली गई। वो मुंबई की सांताकुंज पुलिस स्टेशन भी पहुंचे थे, जहां डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे की उनकी टीम ने उनसे अलग अलग 3 घंटे पूछताछ की। संजय लीला भंसाली ने इस दरमियान बताया कि साल 2016 के बाद वो 3 बार सुशांत से फिल्म समारोह के दौरान मिले थे। इन फिल्मों के करने को लेकर उनकी सुशांत से कोई बात नहीं हुई थी। संजय लीला भंसाली के मुताबिक रामलीला और बाजीराव मस्तानी को लेकर उनकी सुशांत साल 2016 से पहले मुलाकात हुई और बात हुई थी, लेकिन यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो इन दोनों ही फिल्मों को नहीं कर पाए थे। इस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कानपुर एनकाउंटर के बाद एक्शन में योगी सरकार, बदमाशों की हिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। 11 करोड़ की अवैध संपत्ति यूपी के बदमाशों से वसूले जाएंगे। कानपुर के बिकरू गांव में एक सीईओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है। घटना के बाद यूपी पुलिस ने अलग अलग जिलों में अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए बीते 2 दिनों में 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। वहीं जेल में रहकर काला कारोबार चलाने वाले कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, मुख्तार अंसारी गैंग और इसके गुरुओं की संपत्तियों पर 2 दिन में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पुलिस ने छापेमारी में करोड़ों की कार, ट्रक, कोठी और ज़मीनें जब्त कर ली है। अब तक पुलिस 11 करोड़ 35 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है और कईयों के घरों पर बुलडोजर भी चल चुके हैं। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। हरियाणा प्राइवेट नौकरियों में 75% युवाओं को मिलेगा आरक्षण, दुष्यंत ने पेश किया मसौदा। आपको बता दें कि सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक अहम मसौदा पेश किया। इस मसौदे में हरियाणा के युवाओं के लिए एक निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना से लड़ाई के बीच आत्मनिर्भर बनने का खाका खींच लिया। नए उद्योगों की स्थापना और आत्मनिर्भर भारत अभियान का फ़ायदा उठाने की पूरी तैयारी थी। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे 1 करोड़ 14 लाख के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 1 करोड़ 14 लाख 83 हज़ार कन्फर्म केसेज
तो वहीं अगर बात करें मृतकों की संख्या 5,35,000 के करीब हो चुकी है। इस बीच अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट में तो 29,32,000 कन्फर्म केसेस, जबकि 1,32,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 16 लाख के करीब लोग संक्रमित हो गए हैं, तो वहीं 64,900 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी बात करें तो 7 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, 7,20,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 20,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच रसिया में 6,87,000 कन्फर्म केसेस, तो 10,000 करीब लोगों की मौत। तो दुनिया भर में आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।